नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज की डिस्कस में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के बारे में। अगर मंथ की बात करें, नवंबर मंथ 2021 की अपन बात कर रहे हैं। नवंबर क्रोनोलॉजी की बात करें तो ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो करंट जीके पूछा जाता है उसमें महीने वाइज अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यानी कि ये जो क्रोनोलॉजी है मेरे पास में, ये नवंबर 2021 की है, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इसके अंदर अपन कंप्लीटली बात करेंगे, जो कि कंटेंट्स भी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो कि मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ। इसमें सभी जो करंट के अपडेट हैं वो अपन डिस्कस करेंगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो आपके स्टेट की हो या फिर आपके सेंट्रल की हो। मोस्ट ऑफली अभी हाल ही में जो राजस्थान के अंदर आरएस मेंस, उसके बाद में स्टेनो ग्रेड सेकंड्स के लिए राजस्थान पुलिस, आरपीसी लेक्चरर, उसके बाद संगणक ग्राम सेवक, सहायक अग्निशामक अधिकारी, फायरमेंस और आपके जूनियर इंजीनियर जो कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स में जेईएन की पोस्ट के ऊपर जो एग्जामिनेशन यहाँ पे होना है, तो इन सभी के अंदर जो सामयिक जो जीके पूछा जाएगा, करंट जीके जो पूछा जाएगा, वो यहीं से आपके इर्द गिर्द यहाँ से पूछा जाएगा। तो चलिए आज की डिस्कस को अपन यहाँ पे शुरू करते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी नवंबर मंथ की अपन बात कर रहे हैं। इसके कुछ कंटेंट्स आपको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। इसमें अपन सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में, नोबेल पुरस्कार जो दिए गए हैं, आपका दादा शाह फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है, भारत 8वीं बार शेफ फुटबॉल चैंपियंस के बारे में, ये सभी कंटेंट जो हैं अपन इसके अंदर डिटेल से अपन पढ़ेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियोज़ को आगे बढ़ाते हुए आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो क्रोनोलॉजी के कंटेंट हैं जिसके ऊपर अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे मासिक घटनाओं का सार संग्रह है, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन जो होंगे उसको अपन यहाँ पे टिक करेंगे, जो कि पेज नंबर आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करें, जिसमें इंटरनेशनल जो अपडेट हैं, इंटरनेशनल के जो करंट जीके है उसके अपन बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में, यानी कि राष्ट्र जो राज्य से आपका राष्ट्रीय है, नेशनल। आपका अंतरिक्ष रक्षा जो प्रौद्योगिकी है, साइंस एंड टेक का जो पोर्शन है, उससे जो जीके का पोर्शन है करंट से संबंधित, उसकी बात करेंगे। आर्थिक परिदृश्य प्रादेशिक के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका राजस्थान के बारे में बात करेंगे। जो मोस्ट ऑफली अपन रेफरेंस जो करेंगे वो राजस्थान राज्य की जो करंट अपडेट है उसकी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे पुरस्कार सम्मान, खेल परिदृश्य, आपका उद्यतन सामान्य ज्ञान, विगत परीक्षाओं में आए करंट अफेयर्स पर आधारित प्रश्न, कौन कौन से एग्जामिनेशन में किस प्रकार के करंट के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं उसकी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कौन क्या यहाँ पे है, अभी हाल ही में कौन से पद पे राज्य के अंदर कौन से पद पे कौन व्यक्ति यहाँ पे पोस्टेड है। साथ ही बात करेंगे समसामयिकी घटनाओं पर आधारित नवीनतम वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि अब इस महीने से कौन कौन से क्वेश्चंस करंट जीके के रूप में आगामी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, वो अपन यहाँ पे बात करेंगे। आगे बात करते हैं पहले कंटेंट्स की, जिसमें अपन सारांश के बेसिस पे अपन पढ़ेंगे। इसमें आप लोगों को मैं एक थोड़ा हिंट बता देता हूं। आगामी एग्जामिनेशंस की बात करें, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 11 से 15 नवंबर के बीच में कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आपका स्टेनोग्राफर डी के रूप में यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लिया जाएगा। 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एसएससी के द्वारा जो जीडी एग्जामिनेशन है वो लिया जाएगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। 11 से 13 नवंबर के बीच में आरपीएससी लेक्चरर जो कि आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट्स में निकाली गई थी उसके एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। 19 दिसंबर को आरएसएमबी के द्वारा संगणक जो भर्ती निकाली गई थी कंप्यूटर के लिए उसके एग्जामिनेशन होंगे। उसी के साथ में 27 और 28 अक्टूबर को आपका वीडियो यानी कि ग्राम सेवक अधिकारी जो है, ग्राम विकास अधिकारी, उसके एग्जामिनेशन प्री एग्जामिनेशन होगा। साथ ही 29 नवंबर को और आपका जो अभी हाल ही में सहायक अग्निशमन अधिकारी और आपका फायर जो एग्जामिनेशन लिया जाएगा वो आपके इसके कंडक्ट करवाए जाएंगे। चलिए बात करते हैं आज के इस मासिक घटनाओं का सार संग्रह पे। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में अवधि में किस रूप में ये मनाया जाएगा। देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की अगर बात करें तो ये हाल ही में अपना 26 अक्टूबर और 1 अक्टूबर के बीच में जो दिवस मनाया जाएगा वो किस अवधि में मनाया जाएगा, किस रूप में बनाया जाएगा, तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 की इसकी थीम में इसके आधारित बनाया जाएगा।
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ 25 अक्टूबर 2021 को कहाँ से किया गया था? तो इसका शुभारंभ आपका यूपी के वाराणसी जिले से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत के द्वारा जो अग्नि 5 का प्रशिक्षण यहाँ पे किया है, तो उसका जो मारक क्षमता है वो कितनी है? तो 5000 किलोमीटर उसकी मारक क्षमता है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि अग्नि 5 की सीरीज में है। नेक्स्ट बात करें तो अभी हाल ही में अनीता आनंदी का अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं। ये कहाँ के रक्षा मंत्री यहाँ पे बने हैं जो कि भारतीय मूल से संबंधित हैं? ये कनाडा की रक्षा मंत्री यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं जो कि अनीता आनंद इनका नाम है, भारतीय मूल से संबंध रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए किसी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष और महिलाओं का पुरस्कार इसमें अक्टूबर 2021 में चुना गया। तो इसके अंदर जो हरमनप्रीत सिंह हैं, उसके बाद में गुरजीत कौर है। हरमनप्रीत ये आपका पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए दोनों के लिए पुरस्कार इनको दिया गया है जो कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और ये आपका सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। नेक्स्ट, किस क्रिकेट टीम ने T20 क्रिकेट के इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के 14वें संस्करण का खिताब यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा के जीता? तो इसमें चेन्नई सुपर किंग इसका क्वेश्चन का आंसर है, चेन्नई सुपर किंग। अगले क्वेश्चन में आपके हाल ही में आपने सुना है आपका सिराक्यूज 4A का संबंध किस देश से है? तो फ्रांस से इसका संबंध है और ये सशस्त्र बलों के संचार को बढ़ाने के लिए उपग्रह यहाँ पे इसके द्वारा सैटेलाइट के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें सिराक्यूज 4A इसका सैटेलाइट का नाम है, फ्रांस के द्वारा इसका लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ICC पुरुष T20 विश्व कप का 7वां संस्करण का आयोजन 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच में कहाँ आयोजित करवाया जाएगा? तो इसका ICC पुरुष T20 विश्व कप की अगर बात करें तो ये UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के अंदर इसका आयोजन करवाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जोनेटिक बीमारियों की निगरानी हेतु किस संघ की शुरुआत जैव विविधता विभाग के द्वारा की गई है, जो कि 14 अक्टूबर 2021 से शुरू की गई है? तो इसमें एक स्वास्थ्य वन हेल्थ सहायता संघ के द्वारा यहाँ पे किया गया है जो कि भारत की जूनोटिक बीमारियों की ये निगरानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो वन लाइनर है जिसमें जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार अवार्ड जिम्बाब्वे के किस लेखिका एवं फिल्म निर्माता को दिया गया और यह पुरस्कार पाने वाली पहली अश्वेत महिला है? तो इसमें आपका अश्वेत महिला की बात करें तो सिंह डेगारेम्बा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो किस देशों के सशस्त्र बल द्वारा त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 का समुद्री चरण 24 से 27 अक्टूबर के बीच में अरब सागर में किया गया? तो ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में त्रिसेवा अभ्यास जो कि कोंकण शक्ति 2021 के रूप में किया गया था, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। नेक्स्ट बात करें तो हाल ही में आपका फाइनेंशियल टास्क फोर्स जिसे आप लोग आपका जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स जो है जिसे आप लोग FTF कहते हैं, ने पाकिस्तान व उसके किस मित्र राष्ट्र को ग्रे सूची में डाल दिया है? तो इसमें आपका सही ऑप्शन तुर्की हो जाएगा। हालांकि इसमें 2 देश और भी शामिल है जिसमें सूडान आपका है, माली आपका पास में है, तो ये 2 देश और इसमें शामिल है, लेकिन अभी यहाँ पे तुर्की आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिएगा। अमेरिका संस्था वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा हाल ही में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में। तो इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें 79वां जो स्थान है वो भारत का है, जो कि रूल लॉ इंडेक्स 2021 ये अमेरिका संस्थान वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा यहाँ पे रिलीज़ की जाती है, जिसमें डेनमार्क शीर्ष स्थान पे है और भारत का 79वां स्थान है। आगे बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च की गई PM गतिमान किससे संबंधित है? तो ये आपकी अवसंरचना निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट आपका DRDO द्वारा एकीकृत प्रशिक्षण रेंज चांदीपुर ओडिशा से 22 अक्टूबर 2021 को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किए गए हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरिया टारगेट यानी कि हीट को क्या नाम यहाँ पे दिया गया है? तो इसका नाम अभ्यास इसका नाम दिया गया था, जिसमें हीट के नाम से भी आप लोग इसको याद कर सकते हैं, जिसमें हाई स्पीड एक्सटेंडेबल एरियल टारगेट ये आपका जो प्रशिक्षण किया गया है वो आपका DRDO द्वारा इसका प्रशिक्षण चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। इसका नाम अभ्यास है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल में ने अटल मिशन अमृत 2.0 को कब जारी किया गया और इसे जारी रखने की मंजूरी 12 अक्टूबर को 2021 को दी गई। यानी कि अब ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल मिशंस को कब तक जारी किया जाएगा, तो इसको 2025 और 2026 तक इसको जारी रखा जाएगा, जो कि अमृत मिशन अमृत 2.0 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ सरकारी और निजी क्षेत्र के कितने विद्यालयों को संबद्धता का अनुमोदन 12 अक्टूबर 2021 को किया गया, जिसमें 100 विद्यालय इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं ये सभी जो हैं करंट के 1 लीनियर क्वेश्चंस हैं। इसके ऊपर अपन बात करेंगे डिटेल से अगले नेक्स्ट स्लाइड्स में। अभी आप लोग ये डिटेल्स से ना देख के 1 बाई 1 लीनियर क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है डेविड कार्ड। डेविड कार्ड आपका जोशुआ एग्रिस्ट, उसके बाद में गुदरो एम्बेस किस देश से संबंधित हैं, जिन्हें हाल ही में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इनका संबंध अमेरिका से है, जिसमें डेविड कार्ड हैं, जोशुआ एग्रिस्ट हैं, उसके बाद गुदरो एम्बेस है। इनका संबंध अमेरिका से है और इनको हाल ही में 2021 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र फील्ड में दिया गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द नॉर्वेजियंस नोबेल कमेटी द्वारा हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2021 प्रदान किए गए और इसके अंदर जो दिया गया है पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, वो किस किस को दिया गया है, तो मारिया रेशा जो कि फिलीपींस से बिलोंग करते हैं, उसके बाद में दमित्री मुराटोव रूस से संबंधित हैं। तो इनको यहाँ पे हाल ही में द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया है, जिसमें 2 मारिया रेशा, उसके बाद दमित्री मुराटोव इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट आपका देख पा रहे हैं एसिमेट्रिक ऑर्गेनोक्लासिस्ट के विकास के लिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार हाल ही में किसको दिया, तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को ये पुरस्कार केमिस्ट्री में आपका 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसमें आपका 71वां भारत का स्थान है। आपका इसके अंदर जो डिटेल से है अपन नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली 1986 में निगमित किस कंपनी को महारत्ना का दर्जा हाल ही में दिया गया है, तो इसके अंदर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को हाल ही में महारत्न का दर्जा भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है विनोद राज PS के निर्देशन में बनी वह तमिल फिल्म जिसे हाल ही में 94वां ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया, भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चुना गया है। तो उस फिल्म का नाम आपका कू जंगल है, जिसे इंग्लिश में पेबल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीवनी कमला हैरिस फेनोमेनल वोमेन्स पुस्तक का लेखक कौन है, तो इसकी पुस्तक के लेखक चंदानंद राजघटा इसके लेखक हैं। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश सरकार के लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए हाल ही में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है, तो उसकी अध्यक्षता किसके अध्यक्ष में की गई, तो प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट से इनका संबंध है। और ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार के लखीमपुर खीरी हिंसा के जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के शीर्ष स्थान प्राप्त जापान सिंगापुर का वीज़ा फ्री स्कोर क्या है, तो इसका फ्री स्कोर 192 कंट्रीज़ में आप लोग फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसका फ्रीली स्कोर जो है 192 है। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना का प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया है, तो छत्तीसगढ़ के CM के द्वारा हाल ही में राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना का पहले चरण का उद्घाटन किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अम्पारा और भारत के मध्य, या फिर आप यूँ देख लीजिए कि मध्य जो भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित द्विपक्षीय संयुक्त युद्धाभ्यास का 8वां संस्करण किस नाम से जाना जाता है, तो मित्र शक्ति 2021 इसका नाम है, जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य इसका द्विपक्षीय संयुक्त युद्ध अभ्यास का 8वां संस्करण संपन्न हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस खाड़ी देश ने 2028 तक मंगल बृहस्पति के बीच स्थित एक क्षुद्र ग्रह
पर एक प्रोब भेजने की घोषणा यहाँ पे की है, तो वो UAE है, जिसका पूरा नाम संयुक्त अरब अमीरात है। अगला, भारत की वह महिला क्रिकेटर जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी, तो वो स्मृति मंदाना है। स्मृति मंदाना ने पहला शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहाँ पे लगाया, जो कि पहला भारतीय महिला क्रिकेटर टीम है, ये टीम की महिला है। किसने भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया, तो ये एयर मार्शल संदीप सिंह आपका जो है हाल ही में आपके एयरफोर्स के उप प्रमुख के रूप में अपना पद ग्रहण किया है। नेक्स्ट आपका है, इन्वेस्ट इंडिया को किस अवधि के लिए जिनेवा स्थित आपका WA वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशंस एजेंसी का अध्यक्ष चुना गया है। तो आपको अवधि की बतानी है, तो इसमें 2021 से और 2023 तक इसको यहाँ पे इसका अध्यक्ष चुना गया है। तो दोस्तों ये अपने पास में थी समसामयिक के मासिक घटनाओं का संग्रह है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं 1 बाय 1, जिसमें सबसे पहला अपना टॉपिक होगा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड लेवल पे, विश्व लेवल पे जो हाल ही में समसामयिक है या फिर आप कह सकते हो करंट जीके है, तो उससे अपन संबंधित बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भूटान और चीन के मध्य सीमा विवाद हल हेतु समझौता यहाँ पे जो है उसको लेके यहाँ पे न्यूज़ पब्लिश हुई है। तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी सालों से एक चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें आपका भूटान और चीन के मध्य ये काफ़ी लंबे समय से एक विवाद उलझा हुआ है, और सुलझने के लिए, इसे सुलझाने के लिए एक समझौता ज्ञापन दिया गया, जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU के पर हस्ताक्षर किए गए। और ये 3 स्टेप रोड मैप के विशेषज्ञ जो हैं 10वीं बैठक कुनमिंग चीन में इसका बैठक की गई, और इसके अंदर 3 स्टेप रोड मैप भी यहाँ पे बनाया गया। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं भारत चीन का सीमा विवाद क्या है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं भूटान चीन के बीच वार्ता 1984 में मुख्य रूप से 2 अलग अलग क्षेत्रों के सीमा विवाद पर केंद्रित रही। इसमें डोकलाम और दूसरा भूटान के पश्चिमी दक्षिण भूटान ट्रांजैक्शन पे थी, जो कि 495 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। इसके अलावा जाकरलंग और पंसाम्पलंग घाटी जो है, इसमें भी ये दोनों उत्तरी तिब्बती उत्तरी भूटान पर स्थित हैं। हाल ही में चीन ने भूटान के पूर्वी साकतेंग इलाके पर भी यहाँ पे दावा किया है कि वो भी इसी के अंडर में है। तो इस कारण से भूटान और चीन के मध्य सीमा विवाद हल पर एक समझौता MOU के रूप में साइन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो यहाँ से आप लोग के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें ये बन सकता है कि हाल ही में जो सीमा विवाद पर समझौता किन किन देशों के बीच में हुआ, तो भूटान चीन के बीच में हुआ। इसके लिए ये जो समझौता है ये कहाँ पे किया गया, तो इसमें कुनमिंग जो है चीन में पड़ता है, इसके यहाँ पे इसकी बैठक हुई। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि 3 चरण रोड मैप का संबंध किससे है, तो आप कह सकते हो भूटान और चीन से संबंधित है। उसके बाद में आपका ये पूछा जा सकता है कि इसके अंदर जो आपके जाकरलंग और पंसाम्पलंग घाटी कहाँ पे स्थित है, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिए आपका तिब्बत में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की। इसमें आपका भारत और डेनमार्क के मध्य 4 समझौतों पे हाल ही में हस्ताक्षर किए गए। अगर बात करें डेनमार्क की, तो डेनमार्क की कैपिटल आपके कोपेनहेगन है, और इसमें डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन, उन्होंने हाल ही में भारत की आधिकारिक एक यात्रा की, और इस यात्रा के दौरान भारत डेनमार्क के महत्वाकांक्षी हरित रणनीति साझेदारी को क्रियान्वित ढंग से 5 वर्ष की एक संयुक्त कार्य योजना का सहमति पत्र सहमत किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने पेरिस समझौते, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास, जिसे SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप कहते हैं, द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने का इसमें एक आपसी सहयोग किया गया, जिसमें आपका जलवायु परिवर्तन, वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला, इससे संबंधित ये रहा। समझौते की बात करें तो इसमें दोनों देशों के राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री हैं उनके मध्य एक लंबी वार्ता चली, और वार्ता के तहत इन्होंने कौशल विकास, उद्यमिता, पारस्परिक ज्ञान, डिजिटल लाइब्रेरी, संभावित अनुप्रयोग और साथ ही उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए प्राकृतिक प्रतिशत यानी कि रेफ्रिजरेट के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की बात कही गई। साथ ही भूजल संसाधनों और एक्वीफर्स के मानचित्रण के संबंधित भी इनके हस्ताक्षर हुए।
अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो इसमें भारत नॉर्डिक शिखर जो कि 2022 में कोपेनहेगन में इसका आयोजन करवाया जाएगा। ध्यान रहे कोपेनहेगन आपकी कैपिटल ऑफ डेनमार्क है। नेक्स्ट स्लाइड्स में बात करें, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, नेक्स्ट स्लाइड्स में अपन आ चुके हैं, जो कि भारत प्रकृति और लोगों के बीच में उच्च आकांक्षा गठबंधन में हुआ शामिल। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं भारत एक प्रकृति और लोगों के बीच में एक प्रकार का गठबंधन जो किया गया है, जिसे उच्च आकांक्षा गठबंधन के नाम इसको दिया गया है। इसके अंदर आपका प्रकृति और लोगों के बीच में उच्च आकांक्षा, जिसे आप लोग हाई एम्बिशंस कोएलिशंस फॉर नेचर एंड पीपल्स के बीच में जो एक फ्रांसीसी और भारतीय सरकारों के बीच में ये समझौता जो है आपका दिल्ली में आयोजन करवाया गया और आयोजन समारोह में इसके ऊपर अनुशंसा की गई। तो इसमें फ्रांस की अगर कैपिटल की बात करें तो ये आपकी पेरिस है। नेक्स्ट बात करें इसी में, तो HAC जिसमें हाई एम्बिशंस कोएलिशंस फॉर नेचर एंड पीपल 17 से अधिक देशों का एक समूह है, जिसमें 30x30 की एक रक्षा के लिए वैश्विक लक्ष्य को अपनाने के लिए प्रोत्साहन कर रहा है। नेक्स्ट आप लोग इसमें याद कर दें कि अंतिम रूप से दी जाने वाली जैव विविधता संधि के प्रमुख पहलू पर चर्चा इस वर्चुअल बैठक के माध्यम से की गई और इसके अंदर जो चर्चा का विषय जो रहा वो वैश्विक 30x30 लक्ष्य इसमें रखा गया है। तो मोस्ट ऑफली आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में वैश्विक 30x30 लक्ष्य का संबंध किस उच्च आकांक्षा गठबंधन से है। तो आप ध्यान रख लीजिएगा कि इसमें भारत प्रकृति और लोगों के बीच में ये गठबंधन किया गया था और इसका जो आयोजन है वो दिल्ली में किया गया था, जिसमें फ्रांस और भारतीय सरकार के द्वारा एक समझौते पे हस्ताक्षर किए गए थे। अगर बात करें इसी में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जो कि भारत HAC में शामिल होने वाले प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था, जिसमें आप लोग देख सकते हैं ब्रिक्स कंट्रीज इसमें शामिल हैं, जिसमें ब्राज़ील, उसके बाद में आपका रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसमें शामिल है। आगे बात करें गठबंधन के बारे में थोड़ी चर्चा अपन अगर बात करें तो इसका जो उच्च आकांक्षा गठबंधन है पेरिस में वन प्लेनेट समिट्स किया गया, जो कि जनवरी 2021 से शुरू हुआ था। और इसी में एक मिनट में आगे निकाल लेता हूँ, ये आपका यहाँ से देख सकते हैं वन प्लैनेट समिट्स जो कि जनवरी से शुरू किया गया था। इस गठबंधन का उद्देश्य जो था वो 2030 तक विश्व की कम से कम 30% भूमि महासागर की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते को बढ़ावा देना था। यानी कि विश्व की कम से कम 30% जो आपकी भूमि है और महासागर की रक्षा के लिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता का बढ़ावा देना था। अंतर्राष्ट्रीय अगर बात करें इसी में, वर्तमान विश्व भर में अलग अलग आर्थिक सामाजिक स्थिति वाले देश जो HAC सदस्यों में शामिल हैं, जिसमें यूरोपियन, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया के देश के इसमें सदस्य होंगे या सदस्य हैं। ये अपने पास में न्यूज़ थी। आगे बात है अपने पास में भारत, इजराइल, UAE, अमेरिका और संयुक्त आर्थिक मंच बनाने पर एक सहमति यहाँ पे जाहिर की, जिसमें क्वाड करके यहाँ पे एक डायलॉग इन्होंने नाम से जाना जाता है, जिसे आप लोग क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी QST भी इसको अपन कह सकते हैं, या फिर आप लोग क्वाड इसको कह सकते हैं। तो इसके अंदर अपने पास में टोटल कंट्रीज़ की बात करें, जिसमें भारत, इजराइल, UAE और अमेरिका, टोटल आपके 4 कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं इस समझौते में। और ये समझौता आपका बेसिकली अमेरिका आर्थिक सहयोग के लिए एक मंच स्थापित करेगा और उस मंच पे जो विश्व स्तरीय जो भी आर्थिक शक्तियाँ जो हैं, जिसमें भारत शामिल है, इजराइल शामिल है, संयुक्त राज्य अरब अमीरात है और अमेरिका इसके लिए एक मंच यानी एक प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश करेगा। और इसके अंदर जो भी ये कंट्रीज़ की बात की, चारों कंट्रीज़ के रक्षा जो विदेश मंत्री हैं, इन्होंने इसके ऊपर 5 दिवसीय यात्रा की। जो अपने हाल ही में भारत के विदेश मंत्री जो हैं S जयशंकर की इजराइल की 5 दिवसीय यात्रा थी। इसके अंदर इस बात पे डिस्कस किया गया है। वर्चुअल बैठक में चारों मंत्री, जिसमें परिवहन, प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा, अर्थव्यवस्था एवं व्यापार के क्षेत्र में संयुक्त बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के लिए संभावना और अतिरिक्त संयुक्त परियोजनाओं के लिए चर्चा भी इसमें की गई है। नेक्स्ट बात करें इसी में, देखिए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी इसमें काफ़ी चीज़ हैं पढ़ने को, तो आप इतना ज़्यादा ना पढ़ें, क्योंकि करंट्स में बेसिकली जो पूछा जाएगा वही अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं।
ऐसे तो करंट काफ़ी है, आप कब तक कितना करंट यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसके अंदर क्वाड कंट्रीज शामिल हैं, जिसे अपन अभी मैंने आपके सामने जो चर्चा की थी, इसे QSD यानी क्वाड भी इसको कहा जाता है। 4 कंट्रीज़ का समूह है, भारत, इजराइल, UAE, अमेरिका इसमें शामिल हैं। इसका मुख्य जो इसका पर्पज़ था वो खाड़ी देशों के साथ में अगर बात करें भारत के रिगार्डिंग में, तो भारत के संबंध सभी खाड़ी देशों से काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन भारत की स्थिति या फिर भारत की इस क्षेत्र में सामरिक मौजूदगी नहीं है। बाकी अदर कंट्रीज़ की बात करें जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इन सभी के सैन्य बेस यहाँ पे जो खाड़ी देश हैं वहाँ पे स्थित हैं। यानी सैन्य बेस के द्वारा ये अपने ट्रांसपोर्टेशंस, अपने जो कार्गो है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए हैं इनके द्वारा। उसके बाद में भारत भी मध्य पूर्व में नई भूमिका निभाने के अवसर की तलाश कर रहा है, जो उसे इस क्वाड गठबंधन है उसके रूप में मिल गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी बेहद हैं, इसको आप अच्छे से याद करें। इसमें क्वाड गठबंधन का ही यहाँ पे भारत को तलाश था, हालांकि मैंने इसको डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट डिस्कस की बात करें, WMO जो कि आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जलवायु स्थिति रिपोर्ट यहाँ पे हाल ही में जारी की गई। और इसके शीर्षक की बात करें तो द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 इसका जो है आपका थीम है, और जारी करने की तिथि 5 अक्टूबर 2021 है। हालांकि इतना यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, आपको इतना याद रखना है कि WMO ने हाल ही में किसके ऊपर अपनी रिपोर्ट जारी की, तो जलवायु स्थिति पे इन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है। WMO का संबंध क्या है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि WMO द्वारा जारी की गई नवीनतम रिपोर्ट्स की बात करें तो ये जलवायु से संबंधित है, यानी कि जलवायु प्रदूषण से संबंधित है। उसके बाद में रिपोर्ट के महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर अपन चलें तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थिति और ख़राब अगर बात करें कि इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट में, तो स्थिति काफ़ी ख़राब और दयनीय यहाँ पे मानी गई है, जिसमें क्योंकि पृथ्वी पर केवल 0.5% पानी की ही उपयोग योग्य ताज़ा है। यानी आप पानी पीने लायक की अगर बात करें पृथ्वी पे तो 0.5 जो पानी है वही पीने लायक है, 0.5%, बाकी तो सब आपका ख़राब की कैटेगरीज में आता है। 20 वर्षों में पानी के संबंधित खतरों की वृद्धि भी यहाँ पे देखी गई। 2000 के बाद में बाढ़ से संबंधित आपदाओं में पूर्व के 2 दशकों की तुलना में 134% की वृद्धि यहाँ पे देखने को मिली। तो यहाँ से स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इसमें स्क्रीन पे यहाँ से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। 20 वर्षों में पानी से संबंधित खतरों में वृद्धि देखी गई, जिसमें 2000 के बाद में अगर बात करें तो बाढ़ से संबंधित उससे पूर्व 2 दशकों की तुलना करें तो 134% यहाँ पे वृद्धि दर्ज की गई है। इसी अवधि की अगर बात करें तो इसके दौरान सूखे की संख्या अवधि में 29% की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। बाढ़ संबंधित अधिकांश मौतें भी यहाँ पे देखने को मिली। सर्वाधिक आर्थिक नुकसान भी यहाँ पे एशिया में दर्ज किया गया। आगे बात करते हैं WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये आपकी इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट द्वारा सूखा एवं बाढ़ के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली है, जो कि आपका WMO ये काम करता है कि सबसे पहले आपको अलर्ट करता है ड्राउट्स के बारे में, जो बाढ़ के बारे में। नेक्स्ट बात करें WMO के बारे में तो ये आपका बुनियादी हाइड्रोलॉजिकल वेरिएबल जिसके लिए डेटा एकत्रित करता है और उसको दूर दूर तक आपको यहाँ पे पहुँचाने का कार्य करता है। तो ये अपने पास में WMO से संबंधित था। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे भारत ने जयनगर कुर्था रेल लिंक्स नेपाल सरकार को सौंप दिया है। इसका जो परियोजना है इसकी कार्यकारिणी एजेंसी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड थी, जिसमें आधिकारिक तौर पे अगर बात करें तो रेलवे खंड की संपत्ति नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड्स को 22 अक्टूबर 2021 को ये सौंपी गई है। इसमें 34.9 किलोमीटर जो कि भारत ने बिहार के जयनगर से लेके नेपाल के कुर्था तक ये रेल लाइन बिछाई है। हालांकि ये हिमालय देश से नेपाल की पहली ब्रॉड गेज ट्रेन भी है। तो आप ये भी यहाँ पे याद रखें कि पहली भारत के द्वारा बिछाई गई नेपाल में कौन सी हिमालय देश की पहली ब्रॉड गेज ट्रेन है। तो आप ये देख सकते हैं ये नेपाल को यहाँ पे बना के दिया है भारत ने। उसके बाद में आप देख सकते हैं
इससे पहले यहाँ पे नैरो गेज ट्रेन के लिंक्स थे, इससे पहले यहाँ पे ब्रॉड गेज नहीं था, नैरो गेज था। और इस जो प्रोजेक्ट में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे कार्य संपन्न करवाया गया था। परियोजना के बारे में अगर बात करें, हालांकि बेनिफिट्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन का जो आवागमन होगा तो उससे अपने पास में जो अपना बुनियादी ढांचा जो है, जिसमें व्यापार है, वाणिज्य है, उसकी गतिविधियों में वृद्धि अपन कर सकते हैं और दोनों देशों के बीच में जुड़ाव को भी यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। परियोजना के बारे में अगर बात करें तो ये जयनगर कुर्था सेक्शन 68.7 किलोमीटर लंबी आपकी है, जो कि जयनगर विजलपुरा वर्दीदास रेल संपर्क का हिस्सा है। और ये रेल संपर्क भारत सरकार की ओर से दी गई 8.77 अरब की सहायता के तहत यहाँ पे तैयार की गई है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, आप देख सकते हैं स्वतंत्रता से पहले अगर बात करें, नेपाल और भारत के बीच में लकड़ी ले जाने के लिए कार्गो लाइन निर्मित की गई थी, जो कि नेपाल के जनकपुर से बिहार जयनगर तक यहाँ पे 35 किलोमीटर जनकपुर लोगों के लिए एक जीवन रेखा का कार्य किया। नेक्स्ट बात करेंगे, इसी में नेक्स्ट न्यूज़ अपने पास में है, चीन द्वारा नया भूमि सुरक्षा कानून यहाँ पे हाल ही में पारित किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाल ही में किस देश ने अपना नया भूमि सुरक्षा कानून पारित किया? तो आपको सिर्फ यहाँ पे टिक करना है चीन पे, यानी चीन के द्वारा किया गया। बाकी ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और इसमें कुछ पॉइंट्स और याद अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं कि इससे आपका जो भारत और सैन्य गतिरोध के बीच में चीन ने देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को पवित्र और अक्षुण्ण बताते हुए चीन के संसद ने सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और उसको उपयोग को लेकर एक नई भूमि सीमा कानून यहाँ पे अक्टूबर 2021 में पारित किया। ये कानून आपका 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। हालांकि अगर बात करें, अभी ये लागू नहीं हुआ, 2022 जनवरी 1 से स्टार्ट हो जाएगा। कानून के कुछ प्रावधान अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। बाकी आपके लिए सिर्फ इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला भूमि सुरक्षा कानून पारित किया, तो आपको यहाँ पे टिक करना है। चीन के द्वारा ये भूमि सुरक्षा कानून पारित किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें तो चीन ने अपने 12 पड़ोसियों के साथ में सीमा संबंधी जो विवाद है वो तो सुलझा लिया है, लेकिन भारत और भूटान के साथ में अपने इस सीमा संबंधी समझौते को अंतिम रूप नहीं दे पाया। हालांकि अगर बात करें इससे, तो अपने पास में जो चीन के साथ में जो बाउंड्रीज जिस कंट्रीज़ के लगी थी, तो उनके विवाद जो थे 12 पड़ोसियों के, वो तो इन्होंने सुलझा लिए, लेकिन भारत और भूटान के साथ में जो सीमा विवाद था वो हाल ही में पेंडिंग है। भारत और चीन बीच सीमा विवाद की अगर बात करें तो नियंत्रण रेखा पर 3488 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है, जबकि भूटान के साथ में चीन विवादित जो बाउंड्री है वो 400 किलोमीटर की सीमा है। हालांकि ये डिटेल्स आपसे पूछी नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चीन में नया शिक्षा कानून यहाँ पे पारित किया गया है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला नया शिक्षा कानून यहाँ पे पारित किया? तो आपका आंसर जो रहेगा वो चीन रहेगा। तो चीन में आपने 3 फैक्ट्स आपने सीखे। पहला फैक्ट्स आपने सीखा, चीन के साथ में जो भूटान की बाउंड्रीज़ है, नेपाल की बाउंड्रीज़ है, भूटान की बाउंड्रीज़ है, उसके बीच में सीमा विवाद को लेके। नेक्स्ट न्यूज़ में अपन ने देखा चीन ने अपना पहला भूमि सुरक्षा कानून यहाँ पे पारित किया, जो कि 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। नेक्स्ट चीन से संबंधित जो न्यूज़ है वो आपकी है, एक नया शिक्षा कानून भी चीन देश के द्वारा यहाँ पे पारित किया गया। ये कानून 23 अक्टूबर 2021 को पारित किया गया है। मुख्य सब्जेक्ट की बात करें तो इसके अंदर विद्यार्थियों के जो होमवर्क हैं, उनसे संबंधित ट्यूशन्स के जो होमवर्क हैं, तो उनके दोहरे दबाव को कम करने के लिए ये उद्देश्य से इस कानून को पारित किया गया है, जिसमें 9 साल की अनिवार्य शिक्षा इसको कहा गया है। यानी कि इसमें अगर आप देखते हो तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, हाल ही में 9 साल की अनिवार्य शिक्षा किस देश के द्वारा पारित की गई है? तो चीन देश है उसके द्वारा पारित किया गया। यानी कि 9 साल के बच्चे को कम से कम विद्यालय जाना आवश्यक है, ऐसा यहाँ पे कानून बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, इसमें तो आपको इतना याद करना है। नेक्स्ट न्यूज़ आपकी स्क्रीन पे है, तो इसमें अपने पास में नेक्स्ट न्यूज़ है अपने पास में जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में है, यानी कि वैश्विक वित्तीय संस्था के बारे में है।
जिसे आप लोग FAT के नाम से जान सकते हैं। FAT जिसमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में है। तो इसका निर्णय बेसिकली पाकिस्तान को अभी हाल ही में जो ग्रे लिस्ट में डाला गया था, उसी के साथ में उसके जो मित्र देश थे जिसमें तुर्की शामिल था, और उसी में तुर्की के साथ में आपका जॉर्डन शामिल था और माली शामिल था। इन तीनों कंट्रीज़ को हाल ही में पाकिस्तान के साथ में ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। अगर बात करें तुर्की की, तो तुर्की की जो कैपिटल है वो अंकारा है। जॉर्डन की बात करें तो ये आपकी साउथ अरेबिया की वेस्ट कंट्री है, यानी कि साउथ अरेबिया जो है उसके वेस्ट में पड़ती है और इसकी कैपिटल अमान है। नेक्स्ट बात करें माली की, तो इसकी कैपिटल आपका बैमको है और ये आपकी अल्जीरिया नाइजीर की वेस्ट कंट्री है जो साउथ अफ्रीका में सिचुएटेड है। तो ये भी आप जानकारी यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी बात अगर बात करें तो आपकी जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जिसे आप लोग FAT के नाम से जानते हैं, इसका मुख्य पर्पज जो है वो आपका मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने की कमियों को देख के एक ग्रे लिस्ट यहाँ पे डिजाइन की जाती है। और ये जो ग्रे लिस्ट है, जिसे आप लोग यहाँ पे कह सकते हो काली सूची, आप इसको कह सकते हैं। तो ये अपने पास में एक न्यूज़ थी जो मैंने आपको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में थी, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग आतंकवाद के संबंधित यहाँ पे न्यूज़ है। और इसके अंदर 3 कंट्रीज़ को शामिल किया गया, यानी कि ग्रे लिस्ट इनके द्वारा यहाँ पे ग्रे लिस्ट में सबसे पहले आप देख सकते हैं तुर्की, जॉर्डन, माली इसमें शामिल हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आपका 2021 में अक्टूबर आयोजित FAT की 3 दिवसीय बैठक में बोत्सवाना, मॉरिशस की सूची से हटाने का निर्णय भी लिया गया, यानी कि 2 कंट्रीज़ इसमें, जिसमें बोत्सवाना, मॉरिशस जो है उसको इस ग्रे लिस्ट से हटाया जाएगा। अगर बात करें FAT के बारे में, यहाँ से अपन बात करें FAT, तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये पहली बात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका पूरा नाम होता है, और ये एक इंटरनेशनल निगरानी का निकाय है, यानी कि इंटरनेशनल जो भी एक्टिविटीज़, जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, मनी लॉन्ड्रिंग्स है, आतंकवाद है, टेररिज्म है, उसके संबंधित ये निगरानी का कार्य करती है। और इसकी स्थापना जो है G7 समूह के साथ 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसे आप लोग यहाँ पे प्लेनरी भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम प्लेनरी भी है। इसकी बैठक 1 साल में 3 बार आयोजित करवाई जाती है, यानी कि 1 साल में इसकी बैठक 3 बार होती है। तो ये अपने पास में आपको न्यूज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बारबाडोस ने ब्रिटेन की महारानी को राष्ट्र प्रमुख पद से प्रतिस्थापित कर दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं बारबाडोस से। तो बारबाडोस आपकी जो कंट्री है, जो कि नॉर्थ ऑफ साउथ अमेरिका है, यानी कि साउथ अमेरिका में आपने देखा है उसके नॉर्थ में ये सिचुएटेड है। और इसकी कैपिटल जो है ब्रिंग टाउन है, ब्रिंग टाउन इसकी कैपिटल है। ये एक गणतंत्र बनने के प्रयास में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सेंड्रा मेशन को अपना राष्ट्रपति चुना है। हाल ही में अगर बात करें, आपसे पूछा जा सकता है बारबाडोस के नए नवनियुक्त राष्ट्रपति कौन है, तो सेंड्रा मेशन है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बारबाडोस ने हाल ही में महारानी के राष्ट्र प्रमुख पद से प्रतिस्थापित किसको किया है, तो ये भी आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा। तो बस आपके लिए इन्फॉर्मेशन इतनी है। अगर दूसरी चीज़ अब आप याद रखें तो इतना याद रख सकते हो कि बारबाडोस में जो अंग्रेज़ आए थे, उन्होंने अपना स्थापित्व 1625 में स्थापित किया। और बारबाडोस एक कैरिबियन द्वीप है, कैरिबियन द्वीपों का एक समूह है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या बारबाडोस की है। और इसका नाम आप कह सकते हैं लिटिल इंग्लैंड, यानी कि लिटिल इंग्लैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये अपने पास में इसमें संबंधित न्यूज़ थी जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी। नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र अफगानिस्तान हेतु विशेष ट्रस्ट फंड स्थापित यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे यूएनओ के द्वारा अफगानिस्तान हेतु एक विशेष ट्रस्ट, यानी कि स्पेशल ट्रस्ट फंड यहाँ पे स्थापित किया गया है। इसमें क्या होगा कि इस ट्रस्ट में जो अफगान नागरिकों को अगर तत्काल आवश्यक नकदी चाहिए, उनको पैसा चाहिए, उनको कुछ जो मनी है वो चाहिए, तो तत्काल प्रभाव से स्पेशल ट्रस्ट फंड की हेल्प से ये लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं और उसको जनरल पर्पस में यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल ट्रस्ट फंड जो है वो यूएनओ के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाएगा, यानी कि आप संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये स्थापित किया जाएगा।
जो कि अफ़गान परिवारों में तरलता लाने के लिए स्थापित ये फंड है। सबसे पहले इसमें जर्मनी अपना पहला योगदान दिया, यानी कि जो फंड सबसे पहले यहाँ पे दिया है वो जर्मनी कंट्री ने इसमें अपना योगदान दिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं जर्मनी ने सबसे पहला योगदान इसमें दिया है, जिसमें 50 मिलियन यूरो इसके द्वारा दिए गए। हालांकि ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद बात करते हैं पृष्ठभूमि के बारे में, थोड़ी बात कर लेते हैं। तो यूएनडीपी ये आपकी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 2022 तक के मध्य तक 97 अफ़गान परिवार गरीबी रेखा से नीचे रह रहे होंगे। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो कि 19 अक्टूबर 2021 के कथन अनुसार अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था 30% तक यहाँ पे सिकुड़ सकती है, जिससे जो शरणार्थी हैं संकट में पड़ेंगे और उससे बढ़ने की संभावना भी यहाँ पे होगी। जो कि पड़ोसी देश हो, जिसमें आपका तुर्की है, यूरोप है, उस पर भी इसका काफ़ी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें बस इतनी जानकारी आपको यहाँ पे कलेक्ट करनी है कि सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा हाल ही में किस देश में ट्रस्ट फंड इस्टेब्लिश किया गया है या फिर स्पेशल ट्रस्ट फंड यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, तो आपको टिक करना है अफगानिस्तान में। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रस्ट फंड, जो स्पेशल ट्रस्ट फंड जो इस्टेब्लिश किया गया है, उसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध अफगानिस्तान नागरिकों को तत्काल आवश्यक नकदी उपलब्ध करवाने से है। नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि जर्मनी इसमें हाल ही में पहला योगदान करता है, तो आपसे इस प्रकार से पूछेगा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्टैब्लिश अफगानिस्तान में स्पेशल ट्रस्ट फंड में सबसे पहले फंड किसने योगदान करता कौन है, तो इसमें आपका जर्मनी हो जाएगा। पृष्ठभूमि में आप देख सकते हैं यूएनडीपी इसके आपके सपोर्टर हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जिसमें वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक से संबंधित है। यहाँ से आप देख सकते हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की अगर बात करें, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे वर्ल्ड ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। तो ये आपके जारीकर्ता जो हैं, इसमें कोर्टेवा एग्री साइंस के द्वारा ये जारी की जाती है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कोर्टेवा एग्री साइंस के द्वारा। और ये संस्करण आपका 10वां है और इसको जारी करने की तिथि 19 अक्टूबर 2021 को ये जारी किया गया था। कुछ यहाँ से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अपन बात करते हैं। देखिए अपने पास में जो GFSI है, जिसमें आप लोग यूँ समझ सकते हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो है वो बेसिकली कुछ मूलभूत आधार पे टिकी हुई है, जिसमें पहला आधारभूत जो है उसमें आपकी सामर्थ्यता है, यानी कि अफोर्डेबिलिटी। नेक्स्ट आपका उपलब्धता, यानी कि आपके पास में आपके खाद्य से संबंधित कितनी उपलब्धता है। उसके बाद में गुणवत्ता, सुरक्षा कितनी है उसके लिए, प्राकृतिक संसाधन, लचीलापन कितना है, नेचुरल इश्यूज एंड रेजिलियंस के आधार पर इसको इन कारकों को नापा जाता है। अगर बात करें इससे संबंधित तो राष्ट्र में सबसे ज़्यादा आपके जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है, फर्स्ट रैंकर आपका आयरलैंड है, सेकंड रैंकर आपका ऑस्ट्रिया है, उसके बाद में यूके इसमें शामिल है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में सबसे पहले आपका आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, यूके, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड। हालांकि इतने ज़्यादा आपको याद नहीं करने, आप लोग यहाँ पे फर्स्ट दो याद कर सकते हैं, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया इसमें शामिल है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की इसमें रैंक कौन सी है, यानी कि भारत की ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में जो 2021 को रिलीज़ की गई है, उसमें भारत की कौन सी रैंक है। तो भारत की इसमें जो रैंक है वो 71वीं रैंक है। आप देख सकते हैं 71वीं रैंक इसमें भारत की है। और इसी के साथ में आपने एक चीज़ और देखी होगी, ग्लोबल हैंगरी इंडेक्स, यानी कि GHI, जो कि 2021 में यहाँ पे लॉन्च की गई है। और इसमें भारत की जो रैंक है वो 101 है, यानी 101वीं रैंक है। और आपकी ग्लोबल जो हैंगरी इंडेक्स है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है, उसमें 71वीं रैंक है। तो ये दोनों चीज़ आप लोग यहाँ पे याद रखना। चलिए इससे आगे अपन चलते हैं अपनी न्यूज़ पे। तो इससे ये मैंने आपके सामने अब डिस्कस कर लिया, मोस्ट ऑफली आप देख सकते हैं। यहाँ से अपने बात की जो गुणवत्ता सुरक्षा ये चीज़ें आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी अपन याद कर सकते हैं कि भारत का इसमें कौन सा स्थान है, तो 71वां स्थान है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। और हाल ही में ये 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। टोटल इसमें 113 कंट्री हैं, जिसमें भारत का 71वां है 113 कंट्रीज़ में। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं इसी से संबंधित अगर बात करें तो ग्लोबल हैंगरी इंडेक्स में भारत की 101 रैंक है।
बस इतना आप लोग यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे इसको स्कोर मापने के बेसिक मानक हैं, आप इसको भी देख सकते हैं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट ये चीज़ें नहीं है। उसके बाद में आपसे जो पूछा जा सकता है वो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के पड़ोसी देशों की इसमें क्या स्थिति है, यानी कौन सी रैंक है उनको। तो देखिए भारत से तो कम ही रैंक यहाँ पे होगी मोस्ट ऑफली। आप देख सकते हैं सबसे पहले अगर बात करें तो अपना पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले पाकिस्तान का स्कोर जो है 9 अंक यहाँ पे बढ़ा है। इसी की बात करें जिसमें उसकी रैंक 84 भी है, यानी कि भारत के पड़ोसी देश जो हैं जिसमें पाकिस्तान 84 रैंक पर है। हालांकि भारत तो इसमें आप देख पा रहे हैं 71वें रैंक पे है। और इसी के साथ में आप देख सकते हैं चीन का, तो चीन 77वीं रैंक पे है। म्यांमार की बात करें तो 79 रैंक है। तो ये थोड़े से डेटा आप याद रख सकते हैं, बाकी पूरा इसमें याद करने के लिए आवश्यकता नहीं है। अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। वैश्विक भूखमरी सूचकांक, हाल ही में मैंने आपसे सामने बात की ग्लोबल हैंगरी इंडेक्स में भारत की 101वीं रैंक है। बस आपको इतना याद रखना है। किस एजेंसी के द्वारा ये जारी की जाती है, कंसर्न वाइल्ड लाइफ, ये चीज़ आपको याद करनी है। ये 2 पॉइंट्स आपको इसमें आने चाहिए। इसके लिए कुछ संकेत हैं। देखिए कुछ जो हैंगरी इंडेक्स है उसको मापने के कुछ मूलभूत कारक जो हैं उसकी अपन बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो अल्प पोषण, यानी किसी भी व्यक्ति को, किसी बच्चे को अगर अल्प पोषण उसको दिया जाए तो एटलीस्ट उसमें कुछ ना कुछ डिफिट्स आपको देखने को मिलेगा, यानी कि चाइल्ड आपकी वेस्टिंग, उसके बाद में चाइल्ड स्टंटिंग आप देख सकते हैं, बाल मृत्यु दर जिसमें चाइल्ड मोर्टेलिटी इसमें शामिल है। इसी का इंग्लिश हिंदी अनुवाद मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो ये आप चीज़ याद रख सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। और भारत की इसमें 116 टोटल कंट्रीज़ में 101वीं रैंक है, ये आप चीज़ याद कर सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें कंट्रीज़ जो दे रखी हैं 5 इसमें कम से कम स्कोर की हैं, 18 इसमें शामिल हैं। हालांकि ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है, 107 देशों में 94 स्थान पे है GHI। उसके बाद में आप देख सकते हैं इसमें जो भारत का सूचकांक है उसमें उसकी रैंक, तो भारत की तो 101वीं रैंक है। ये देख सकते हैं GHI भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर था। हालांकि 2020 की बात मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर बात करें 21 की तो 21 में भी आप देख सकते हैं जो कि भारत की रैंक जो है काफ़ी अच्छी यहाँ पे सुधरी है। और इसमें भारत की रैंक जो है टोटल 101 है, यानी कि 2021 से जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक है उसमें 101वीं रैंक है भारत की। उसके बाद बात करते हैं सऊदी अरब ने लॉन्च हाल ही में राष्ट्रीय अवसंरचना कोष की स्थापना की। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में राष्ट्रीय अवसंरचना कोष की लॉन्च जो है वो कौन सी देश के द्वारा यहाँ पे किया गया है, तो सऊदी अरब के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसका संबंध जो है वो देख लीजिएगा। तो इसमें नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इसको इंग्लिश में नाम दिया गया है। ये वाली न्यूज़ की अपन बात कर रहे हैं जो स्क्रीन पे हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इसमें राष्ट्रीय अवसंरचना कोष जो है इसमें सबसे पहले जो बेसिक चीज़ों का ध्यान रखा गया है, कारकों का, पानी है, परिवहन है, ऊर्जा है, स्वास्थ्य है इत्यादि से संबंधित ये रिपोर्ट्स जारी की गई। देखिए अगर बात करें सऊदी अरब की तो इसमें सबसे ज़्यादा ऑयल एक्सट्रैक्शन होता है, यानी कि ऑयल का उत्पादन यहाँ पे होता है। तो ऑयल की एक लिमिटेशंस होती है, एक टाइम पीरियड्स होता है, उसके बाद में ऑयल तो ख़त्म होना ही होना है। तो उसी चीज़ से उसके रेलिवेंट जो हैं अल्टरनेट सोर्स जो हैं जिसको इम्प्रूव किया जाता है, इम्प्रूव किया जाएगा, जिसमें आपका पानी है, उसका परिवहन है, उसके बाद में ऊर्जा है, स्वास्थ्य संबंधित जो है निवेश करके सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को बदलने की यहाँ पे कोशिश इसमें की गई है। इसके लिए आपका राष्ट्रीय अवसंरचना कोष से सऊदी अरब के द्वारा लॉन्च किया गया और ये विजन 2030 के रूप में भी यहाँ पे कार्य करेगा। तो ये अपने पास में इसमें संबंधित न्यूज़ थी। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास में आ चुके हैं अपन, आपके भारत 6ठी बार यूएनए मानवाधिकार परिषद का सदस्य यहाँ पे चुन लिया गया है। बस आपको इतना याद करना है, हाल ही में भारत 6ठी बार यूएनए का मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना गया है। इसमें यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशंस के द्वारा ये कार्यकाल जो है आपका 2022 से 2024 के बीच में ये कार्यकाल 14 अक्टूबर 2021 को पुनः चुना गया है। टोटल इसमें 193 सदस्य महासभा में भारत को 184 वोट मिले हैं। हालांकि आवश्यक तो यहाँ पे 97 ही थे। तो इसमें 5 खाली सीटें थी जिसमें भारत
कजाकिस्तान, मलेशिया, कतर और आपका UAE इसमें शामिल हैं। और भारत इसमें इस रिकॉर्ड्स में 6ठी बार इसमें चुना गया है और इसमें टोटल 76वीं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसका राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के 18 नए सदस्यों को इसमें पुनः निर्वाचित किया गया है। तो इसमें 3 साल के लिए, इस अवधि के लिए कम से कम इसमें 3 साल अपॉइंट किया जाता है, उसके बाद में वापस से उसको इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। टोटल कुछ सदस्य हैं इसके जो आपके काम के नहीं है, बस आप इतना याद रख लीजिएगा। हाल ही में भारत कौन से टाइम्स में UN मानवाधिकार परिषद में का सदस्य चुना गया है, तो 6ठी बार यहाँ पे चुना गया है। उसके बाद आप याद कर सकते हैं कि यूनाइटेड जो नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना आपके सामने 2006 में की गई थी। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये एक इंटर गवर्नमेंटल आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अंतर सरकारी निकाय है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और 47वें सदस्य संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अफ्रीका देशों के समूह के पास 13 सीटें इसमें थी। बस इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना। और इसके लिए निर्वाचन के लिए लगातार 2 बार कार्यकाल में रहने के बाद में तीसरी बार इसमें इलेक्ट नहीं हो सकते। थोड़ी सी और अपन बात करें तो इसके अंदर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधियों की बात करें, इसमें स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति हैं जो स्थायी अपना मेंबरशिप है, स्थायी प्रतिनिधि का काम करते हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं भारत की ओर से। तो ये भी आप लोग यहाँ पे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन। हाल ही में COP15 का आयोजन यहाँ पे करवाया गया। इसका आयोजन मुख्य रूप से वर्चुअली हुआ और इसमें 2 चरणों में इसका आयोजन करवाया गया। पहले चरण में इसका आयोजन जो है कुनमिंग जो कि चीन में पड़ता है, कुनमिंग जो कि चीन में पड़ता है, वहाँ पे इसका आयोजन करवाया गया और इसमें प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित होंगे। इसका आयोजन जो है 25 अप्रैल से 8 मई मैंने थोड़ा गलत रिपीट कर दिया। हालांकि 2021 का वर्चुअली आयोजन करवाया गया था, लेकिन अभी हाल ही में 2022 की अगर बात करें तो ये आपका कुनमिंग चीन में करवाया जाएगा। हालांकि करवाया नहीं गया, 2022 में ये करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के बारे में, इसी से संबंधित थोड़ी चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूँ। देखिए, आपको यहाँ पे याद करना है कि इस दौरान 3 बैठक यहाँ पे एक साथ आयोजित की गई, जिसमें COP15 के अलावा बात करें जैव सुरक्षा, जिसमें कार्टाजिना आपका प्रोटोकॉल आता है। कार्टाजिना प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो इसमें जैव सुरक्षा की बात की गई है। आनुवांशिक संसाधनों की सुलभता व उन्हें साझा करने के लिए अपने पास में जो प्रोटोकॉल बनाया गया था वो नगोया प्रोटोकॉल था। और नगोया प्रोटोकॉल्स में सबसे पहले हेरिडिटी रिसोर्स जो थे, यानी आनुवांशिक जो संसाधन थे, उनके ऊपर बात की गई थी। इसके अंदर कुनमिंग घोषणा पत्र है, उससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कुनमिंग घोषणा पत्र हाल ही में किस देश के द्वारा जारी किया गया, तो वो चीन से ये संबंधित है, जो कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 के उच्च स्तरीय खंड के समापन पर कुनमिंग घोषणा पत्र यहाँ पे पारित किया गया था। इसमें 30x30 संरक्षण लक्ष्य भी रखे गए हैं, यानी 30 गोल हैं इसमें, और इसकी स्थिति का 30% वहन करने का इसमें आपका महासागर से संबंधित है। उसके बाद आप देख सकते हैं कुनमिंग जैव विविधता कोष की अगर बात करें, इसमें कुनमिंग जैव विविधता कोष भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। और इसका इस्टेब्लिश जो है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने महत्वाकांक्षी व्यापारिक और संतुलित वैश्विक पर्यावरण संरक्षण लक्ष्यों का आह्वान करते हुए विकासशील देशों में जैव विविधता संरक्षण का संरक्षण करने के लिए 23.3 करोड़ डॉलर के जैव विविधता कोष की घोषणा की है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाल ही में जैव विविधता कोष की घोषणा किस कंट्री यानी कि किस देश के द्वारा की गई, तो आपका आंसर होगा कुनमिंग घोषणा पत्र चीन देश से द्वारा की गई थी। इसके लक्ष्य की अगर बात करें तो इसमें टोटल जो खर्चा है वो 23.3 करोड़ डॉलर का खर्चा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। बस इससे ज़्यादा इससे कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछने की संभावना यहाँ पे नहीं है। हालांकि जापान में भी इस प्रकार की जैव विविधता कोष बनाया गया था, जो कि 1 करोड़ 70 लाख डॉलर तक बढ़ाए जाने की बात अभी हाल ही में की गई है, फाइनली ये नहीं है। नेक्स्ट बात करें अक्षय ऊर्जा राष्ट्र आकर्षक सूचकांक के बारे में, तो इसमें रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स की बात करें
तो इसमें जारीकर्ता जो है आपका अर्नेस्ट एंड यंग है, इनके द्वारा ये जो रिपोर्ट है वो जारी की जाती है। हाल ही में 58वां संस्करण है, यानी कि 58वां ये रिपोर्ट है। इसके अंदर जो बातें की गई है उसमें कंपनियों के निवेशकों के लिए पर्यावरण, सामाजिक और संचालन की व्यवस्था से संबंधित एक एजेंडा पारित किया गया है, जिसमें इन्वायरमेंट शामिल है, सोशल गवर्नेंस यानी ESG एजेंडा के ऊपर ये आधारित है। ये थोड़ा आप ये लोग यहाँ पे याद करेंगे, इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस से संबंधित है। डिस्क्रिप्टिव टाइम में ये इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी वन लाइनर क्वेश्चंस में इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछता। सिंपल आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में अक्षय ऊर्जा राष्ट्रीय आकर्षक सूचकांक किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया है, तो अर्नेस्ट एंड यंग के द्वारा किया गया। उसके बाद में कुछ आपसे संबंधित ये पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किससे है, तो मैच फिल इन द ब्लैंक्स करवा सकता है। बाकी इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन यहाँ पे बनने की संभावना यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक्स पे अपन बात करेंगे, और इसमें सूचकांक के 10 राष्ट्र की अगर बात करें तो पहले पे अमेरिका है, चीन है, भारत है। भारत इसमें तीसरे स्थान पे है जिसमें 8वीं रैंक है। तो अक्षय ऊर्जा राष्ट्रीय आकर्षण सूचकांक में भारत की 8वीं रैंक है, तो आप इतना याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, अगले अपने पास में है हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स। हाल ही में आपने देखा कि जापान और सिंगापुर 192 वीज़ा फ्री स्कोर यहाँ पे प्राप्त किया। तो इसमें हेनरी पार्टनर्स जो हैं, इसमें हेनरी पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इसमें आपका सबसे अधिक यात्रा अनुकूल पासपोर्ट सूचीबद्ध करता है, यानी सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर सकते हो, वो कौन सी कंट्री का पासपोर्ट है, तो जापान सिंगापुर की कंट्री से 192 कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर सकते हैं। इसी के साथ में बात करें अपने पास में भारत की, तो भारत के पासपोर्ट का तजाकिस्तान और बुर्कानियो फ्रांसिस के साथ में 90वें स्थान पे है। और भारत के पासपोर्ट धारक जो हैं वो 58 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। हालांकि जापान सिंगापुर वाले 192 कंट्रीज़ में फ्रीली बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे मूलभूत जानकारी थी जो मैंने आपके सामने बात की। इसी इंडेक्स में सबसे कमज़ोर पासपोर्ट आपका अफगानिस्तान का है, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, जो कि 26 कंट्रीज़ में ही आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट्स की। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे, ये अपनी बात होगी, इसमें अपन ने बात कर ली इस टॉपिक्स पे। नेक्स्ट बात करें, देखिए इसकी वीडियोस को आप लोग अपने ईयरफोन में अगर प्रॉपरली सुन भी लेंगे एटलीस्ट, तो आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं करंट अपडेटेड। आपसे कहना चाहूँगा जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन्स को भी दबाएं और अपने फ्रेंड में इसको शेयर भी करें। नेक्स्ट बात करेंगे अपने पास में उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट्स के बारे में। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, तो इसमें ये रिपोर्ट है आपका UNEP के द्वारा जारी की गई है, जो कि गर्मी जारी इस प्रकार से है, तो इसमें ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इस रिपोर्ट्स के जो मेन इंपॉर्टेंट्स हैं वो ये है कि वैश्विक तापक्रम कम से कम 2.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की तरफ यहाँ पे बढ़ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, 1.5 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पे मिनिमम रखा गया है। वैश्विक तापक्रम में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम तक यहाँ पे सीमित रखने के लिए ग्रीन हाउस उत्सर्जनों में 55% की कटौती आवश्यक यहाँ पे होती है, यानी होगी। यानी कि मोस्ट ऑफली 1.5 जो आपका इमिशंस हैं उसको आप रिड्यूस करोगे टेम्परेचर्स को, तो उस टाइम में आपकी 55% जो है कार्बन इमिशंस है वो रिड्यूस हो जाएगी, यानी 55 कार्बन जो इमिशंस हैं उसमें आप कटौती कर सकते हैं। साथ ही 1.5 डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि की वह सीमा है जिसमें पृथ्वी और मानवता के लिए जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को शमित किया जा सकता है। यानी आप कह सकते हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जब तक आपका तापक्रम रहेगा, तो जब तक आपकी पृथ्वी और मानवता के लिए जलवायु जो है अडेप्टेबल होगी, यानी कि वो सुविधाजनक रहेगी, उसके बाद में आपका टेम्परेचर बढ़ने के बाद में आपका वहाँ का लेवल जो है आपका इमिशंस है, कार्बन इमिशंस भी इंक्रीज होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो ये अपने पास में टॉपिक्स था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट उत्पादन अंतराल रिपोर्ट्स के बारे में। इसमें बेसिकली आप इतना याद रख लीजिएगा कि ये कौन सी संस्था के द्वारा जारी की जाती है, तो ये आपका यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। और इसमें जीवाश्म ईंधन उत्पादन में कम से कम वर्ष 2040 तक वृद्धि करने की संभावना यहाँ पे इसमें जाहिर की गई है। तो ये टॉपिक्स आप देख लीजिएगा।
कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो अपन बात करते हैं, जिसमें इंटरनेशनल न्यूज़ इन शॉर्ट्स में है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो ये अपन बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें CRS, ये आपका इसका पूरा नाम की अगर बात करें तो कांग्रेजेशनल रिसर्च सर्विस, जो कि अमेरिका की नीति अनुसंधान संस्था है, और उसने एक हाइपरसोनिक हथियार कार्यक्रम चलाने का एक बीड़ा लिया है, तो उससे संबंधित है। उसके बाद में अगर बात करें तो हाइपरसोनिक हथियारों के विकास के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और भारत के रूस से संबंध स्थापित यहाँ पे किए हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो आपके सामने कर रहा हूँ। हाल ही में भारत मैक 7 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस सेकंड को विकसित करने के लिए रूस की तकनीकी का सहयोग यहाँ पे ले रहा है। नेक्स्ट है ट्रूथ सोशल, किससे संबंधित है? अगर बात करें पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति जो कि डोनाल्ड ट्रंप थे, उनके सोशल मीडिया का नाम यहाँ पे आपका ट्रूथ सोशल है, जहाँ पे वो अपनी पर्सनल फ़ोटोज़, कुछ मैसेजेस या फिर आप कह सकते हो वीडियो शेयर करते हैं। G20 इनोवेशन लिंक्स की अगर बात करें तो इसका संबंध जो है सोरेटा में इसका आयोजन करवाया गया था। सोरेटा एक कंट्री है इटली की, उसके अंदर इसका आयोजन करवाया गया था, और इसमें बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय, आर्थिक विकास मंत्रालय इसमें शामिल थे, और G20 देशों के सबसे होनहार स्टार्टअप को एक साथ लगाया जाएगा, ऐसा इसमें सहयोग विकसित करने के कुछ पॉइंट्स रखे गए थे। तो ये अपने पास में आपका इंटरनेशनल से संबंधित थे, सभी करंट था इस महीने का, नवंबर की बात कर रहा हूँ, क्रोनोलॉजी में की डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे अपने पास में, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा उसकी बात करेंगे नेक्स्ट। तो इसमें अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है, हालांकि मैंने कंप्लीट 1 बाय 1 डिस्कस किया है, काफ़ी सारांश में मैंने आपको सामने डिस्कस कर दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। बेसिकली आप लोग इसको सुन भी लेंगे तो काफ़ी हद तक काफ़ी क्वेश्चंस आपके राइट हो जाएंगे।